अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? अच्छा, आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को, जो कि 5 इयर्स में आए थे, यानी 2019 से 2014 तक के। और इसका जो चैप्टर जो है वो हमारे पास है वेव मोशन एंड साउंड के ऊपर है। तो ये दो वीडियोस में होगी। और इसमें पहले, क्योंकि ये लेंथी न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल आए हुए हैं इस चैप्टर में से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है न्यूमेरिकल के लिहाज से। ठीक है। अच्छा, इसका पहला न्यूमेरिकल है अ मास एट द एंड ऑफ स्प्रिंग ऑसिलेट्स विद अ पीरियड ऑफ 0.4 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमें टाइम पीरियड इसमें गिवन है, और वो है, हम इसको टाइम पीरियड के शॉर्ट करने के लिए हम इसको टी पी लिख देते हैं। ठीक है। टाइम पीरियड है 0.4 सेकेंड्स। और इसके अलावा आगे देखते हैं। अच्छा, इसकी यूनिट ऑलरेडी सेकेंड्स में हमें गिवन है, तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। आगे देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 6 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ सेंटीमीटर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें ये जो वैल्यू गिवन है वो है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स से। इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है तो 6 सेंटीमीटर। तो हम इसे किस में कन्वर्ट करे जा रहे हैं? मीटर में। तो इसलिए हमें इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100 से। तो 6/100 इज इक्वल टू, यानी अगर हम डिवाइड करेंगे और साथ साथ हम मीटर लिख देंगे, क्योंकि अब हमने अपॉन में 100 लिख दिया है, तो ये वैल्यू आएगी 0.06। अच्छा, इसके बाद मीटर साथ लिख देंगे। अब हम लोग ये करेंगे कि हमें एक्सेलरेशन की रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसने कहा है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड करें, फाइंड एक्सेलरेशन। ये हमें फाइंड करना है। अब हम लोग इसके, हाँ, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, तो इसका फॉर्मूला जो होता है स्प्रिंग के इसमें सिस्टम में, वो है ए इज इक्वल्स टू के अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाय एक्स। ये हमें जो है वो हमें एक्सेलरेशन इस तरह से यानी मिलेगा। अब इसमें जो के अपॉन एम है, हमें वो नहीं पता कि ये क्या है के अपॉन एम। ये हमें पता करना पड़ेगा। हमें जो गिवन है वो टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है, तो टाइम पीरियड जो हमें गिवन है वो है टी इज इक्वल्स टू, इसका भी फॉर्मूला हम साथ लिख देते हैं। ये है टी इज इक्वल्स टू, देखिए, जब जब तक आपको फॉर्मूला सही याद रहेंगे ना, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। और फॉर्मूला याद करने का तरीका ये है कि आप ऐसे करें कि पेपर पे लिख लें फॉर्मूला सारे, और आप याद करते रहें। जैसे जैसे आप थ्योरी पढ़ रहे हैं ना साथ साथ, तो साथ साथ आप ये जो फॉर्मूला है इनको भी आप एक शीट पे लिख लें अपने पास, लिख के, और इसको बार बार यानी कि दोहराते रहें। शाम में कभी पढ़ लिया आपने, कभी दोपहर में आपने दोबारा से देख लिया, इस तरह से। और फिर आप जो जब थोड़ा सा रिकॉल कर लिया उसको, तो इस तरह से ये आपको याद रहेगा। अब टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के है। देखें, दोनों में फर्क ये है के ओवर एम, यहाँ है एम ओवर के। हमें टाइम पीरियड गिवन है, हम यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे टाइम पीरियड की। तो टाइम पीरियड की वैल्यू हमारे पास है 0.4 इज इक्वल्स टू 2 पाई। आप जानते हैं ये 3.142 है, 3 डेसिमल प्लेसेस पे। और यहाँ पे आपके पास है एम ओवर के, और स्क्वायर रूट के अंदर है। हम ये करते हैं कि ये जो वैल्यू जो कांस्टेंट है उसको यहाँ डिवाइड कर देते हैं, तो ये रहेगा 0.4 अपॉन 2 × 3.14142 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन के। अब हम, क्योंकि हमें ये एम और के की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम ऐसा करते हैं कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर देते हैं। जब हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड करेंगे, ठीक है, तो फिर हम हमारे पास जो है किस तरह से हो जाएगा। तो ये पूरी जो वैल्यू है ना, 0.4, 0.4 अपॉन 2 × 3.142 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और दूसरी तरफ से स्क्वायर आ जाएगा एम ओवर के ऊपर, यानी स्क्वायर रूट आएगा एम ओवर के आ जाएगा, इसके ऊपर आप स्क्वायर कर दें। आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट और से स्क्वायर जो है वो क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे सेम वैल्यू रहेगी 0.4 अपॉन 2 × 3.142 इज इक्वल्स टू एम अपॉन के। अब देखिए, हमें वैल्यू चाहिए किसकी? के अपॉन एम। तो आप ये करें, इसके लिए बहुत आसान है, आप सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको आप इन्वर्ट करते हैं, लेकिन आप इन्वर्ट नहीं कहें क्योंकि वो आपको समझने में मुश्किल होगी। आप सिर्फ ये कहें कि आप के को, यानी मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आप वैसे करें, तो ये बहुत आसान है। देखें, आप के को यहाँ ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें,
और m को यहाँ डिवाइड कर दें। दूसरे लफ्जों में आप इसको इन्वर्ट कर दें, जिसे मैं आपसे कह रहा था, यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 अपॉन 0.4 हो जाएगा और इज इक्वल टू k ओवर m हो जाएगा। यानी ये k ऊपर चला जाएगा, m नीचे आ जाएगा। जब आप यहाँ से अगर आप k को ऊपर रखेंगे, m को नीचे करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में करेंगे, सिमिलर वे में आप यहाँ जो वैल्यू है जिसके ये इक्वल है उसको भी ऊपर रखेंगे, इसको भी नीचे करेंगे, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मैं इसको एक इसी तरह से लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 अपॉन 0.4 इज इक्वल टू, इसको भी मैंने इन्वर्ट कर दिया, इसको यहाँ और इसको यहाँ कर दिया है, तो k अपॉन m कर दिया इसको। ठीक है, तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू। अब कोई मसला नहीं है, इसको आपने कैलकुलेट करना है, यानी आपने k ओवर m को k ओवर m ही रहने देना है। क्यों? क्योंकि जो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमने लिखा था, यानी फार्मूला जो हमने लिखा था, उसमें k ओवर m ही है। ठीक है, तो अब इसकी जो वैल्यू जो कैलकुलेट करें, अगर आप कैलकुलेटर से 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 डिवाइडेड बाय 0.4 अगर आप करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी k ओवर m की। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, k अपॉन m इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ कैलकुलेट करने में टाइम अगर नहीं लगाएं, जो भी वैल्यू आएगी वो आप डायरेक्ट यहाँ लिखना है। देखिए a, मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे k ओवर m है ना, तो k ओवर m की वैल्यू यहीं लिख दें आप 2। आपने वहां कैलकुलेट समझ ले नहीं किया, 142 3.142 अपॉन 0.4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है x की वैल्यू अब पहले हम यहाँ देख चुके हैं, ये देखिए ऊपर आपको नजर आ रही है 0.06। ठीक है, देखिए मैंने सिर्फ क्या किया, k अपॉन m की जो वैल्यू मैंने वहां से कैलकुलेट कर ली, उसको मैंने सिर्फ यहाँ रखा, सिंप्लीफाई भी नहीं किया। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ सारे पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14.82। 14.82 आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। आप इसको कैलकुलेट करके एक दफ़ा देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया। आप चाहें तो के ओवर एम की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये अगर आप सॉल्व करेंगे ना तो आपकी वैल्यू डेसिमल में वेरी करेगी। फिर आप यहाँ पे जब लिखेंगे आंसर तो वो भी डेसिमल में वेरी करेगा। जब आप यहाँ आंसर आएगा तो 14.8 समथिंग करके आएगा, हो सकता है 14.9 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस पे ये वैल्यू लिखी है। लेकिन आप इस वैल्यू को आप कम से कम 3 डेसिमल प्लेसेस पे जरूर लिखें। ठीक है, इस वैल्यू को जो कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ आएगी वो आप यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ आप जो है वो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अच्छा, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो पार्ट 2 में इसी से रिलेटेड है। ये है आई स्ट्रिंग 2 मीटर्स लॉन्ग एंड मास 0.04 kg, 0.004 kg, तो मास हमें दिया हुआ है 0.004 kg। आप जो जो देखें, आप पढ़ते जाएंगे ना, जो चीज़ें यहाँ आपको लिखी हुई नजर आ रही है ना, आप उनकी उनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आप, वैसे मैं डाटा की हेडिंग नहीं डाल रहा, लेकिन आप डाटा की हेडिंग भी डाल दीजिएगा। ठीक है, तो एम, मास ऑफ द स्ट्रिंग, इसको आप चाहे तो एम एस कर सकते हैं, और ये है 0.004 kg। इसको हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मास केजी के अंदर है। इज स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली, उसको इसी इसी मास को स्ट्रेच किया जाता है हॉरिजॉन्टली बाय पासिंग वन एंड ओवर अ पुली। ये पुली से जो है वो उसको ऐसे करके यूं नीचे लाया जाता है, ये मास है एम। ठीक है, एक एंड इसका यहाँ पे इसके साथ जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वन एंड ओवर अ पुली एंड अटैच 1 kg ऑफ इट। ठीक है, तो इसका जो ये जो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इसको आप ओ बी जे भी कर सकते हैं, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, या कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं कि स्मॉल एम से भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जिस तरह आप करना चाहें आप लिख सकते हैं। 1 kg, सही। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव्स, आपको स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव्स फाइंड करनी है, यानी कि वी आपको फाइंड करना है। ठीक है, वी है क्या, आप लिखना चाहें तो लिख दें स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स। ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा जनाब, और आपको क्या क्या गिवन है, तो find the speed of the transfer waves on the string and the frequency of the second harmonic, तो frequency of the second harmonic यानी F2 भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फ्रिक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक के लिए F यूज करते हैं, जब हम आगे दूसरी वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि किससे रिलेटेड होगा, डॉपलर इफेक्ट से, और उसमें जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी होती है उसको वो कहते हैं कि न्यू से लिखते हैं, यानी न्यू।
वो ऐसे करके लिखा होता है, न्यू करके, न्यू न्यू डैश करके लिखते हैं अपेरेंट फ्रिक्वेंसी को। तो डिफरेंट बुक्स में आपको न्यू भी मिलता है फ्रिक्वेंसी के लिए, ये अपेरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए न्यू डैश भी लगाते हैं, बहरहाल तो ये डिफरेंट रोटेशंस है। अच्छा, अब इन्होंने जो है हमने हमें जो चीज़ें जो गिवन है, हाँ एक चीज़ और हमें गिवन है, देखिए लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये मैंने लिखी नहीं थी, तो इसको हम लिख देते हैं लेंथ इज इक्वल्स टू कितनी गिवन है, 2 मीटर्स, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब हम इसको लिखते हैं कि हम किस तरह से, यानी जो फार्मूला ही है उसको हम लिखते हैं कि कैसे हम करेंगे। देखें, पहले तो v का जो फार्मूला है, स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग, और सॉरी स्पीड ऑफ द वेव्स, ट्रांसफर वेव्स। ट्रांसफर वेव्स आप ऐसे होता है कि आप इसको यूं समझें कि ट्रांसफर वेव्स में, जब जैसे कि ये वाटर का पॉन्ड है, आप इसमें अगर कोई ऊपर से कोई इसको, ये जो फॉर एग्जांपल आपने पेबल को फेंका है, तो वो क्या करता है, यहाँ से ये वेव जनरेट करता है, ऐसे ऐसे करके वेव्स चलती हैं, ये ऐसे ऐसे करके वेव्स चलती हैं, ठीक है। ये जो वेव्स होती हैं, जो एनर्जी इसको मिली है इस वाटर को, ये आगे तक पहुंचती है, साहिलों तक पहुंच जाती है, ठीक है, जितना डिपेंड करता है कि कितनी इसकी, आपने देखा होगा ऐसे कभी बारिश आई तो कभी पेबल आपने फेंक के देखा होगा, इस तरह का जो है वो ट्रांसफर वेव्स होती है, यानी एनर्जी को ये ट्रांसफर कर देती हैं दूसरे एंड की तरफ। अच्छा, तो इसकी जो स्पीड होती है, उसका जो फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके जरूर आप, मैंने जिस तरह आपको बताया इसी तरह आपको याद होगा, टी मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन एम। इसमें जो टी है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है, एल जो है वो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और एम जो है वो मास ऑफ द स्ट्रिंग है। तो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो इसके अंदर आप पुट कर देते हैं। v इज इक्वल्स टू टेंशन इन द स्ट्रिंग, हम देखते हैं कि टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग हमें क्या गिवन है इसके अंदर। हमें इसमें, क्योंकि टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग गिवन नहीं है, तो हमें ये पता है कि ये जो टेंशन द स्ट्रिंग है, ये होगा क्योंकि एक फोर्स होती है और फोर्स इक्वल होती है एम ए के, ठीक है। तो जहाँ पे, क्योंकि ये हैंगिंग है, सस्पेंडेड है, तो इसलिए जो एम है वो रिप्लेस हो जाएगा जी से, और जो, सॉरी, जो ए है वो रिप्लेस हो जाएगा जी से, और जो एम है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने इसके लिखा हुआ है कि एम ओ बी जे इज इक्वल्स टू, टी कर लें इसको, या फिर आप इसको एफ भी कह सकते हैं। तो आप टी कहते हैं क्योंकि ऑलरेडी टी यहाँ गिवन है। तो आपने यहाँ वैल्यू लिखनी है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि एम ओ बी जे मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, यानी कि जी, और इसको मल्टीप्लाई, जो एल, सिंपल जो एल लिखा हुआ था वही आप एल लिख दें, और इसके अपॉन में एम लिखा हुआ है उसको आप एम लिख दें, और हमने एम के लिए क्या यूज किया था, मास ऑफ द स्ट्रिंग। तो अब आप वैल्यूज क्या करें, इसके अंदर पुट कर दें। तो v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, जो भी वैल्यूज हैं वो उसके अंदर पुट कर दें। तो वैल्यूज हमारे पास क्या क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है, अच्छा हमारे बराबर में वो हो रहा है, क्या कहते हैं, बोर हो रहा है बराबर में, तो उसका जो आवाज़ है वो थोड़ा सा आएगा आपके आपके पास। तो 0.004 मल्टीप्लाई बाय जी, जी कितना हमारे पास 9.8, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, एक मिनट रुके, मैं यहाँ से इसको ऑफ कर देता हूँ, एक मिनट रुकती है, यहाँ से मैं वॉइस बाहर का जो है ना उसको ऑफ कर देता हूँ। हाँ ये वाला, अब देखते हैं, अब सिर्फ जो माइक जो मेरे पास लगा है शायद उससे आवाज़ कुछ बेहतर आ सके। तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय एल, एल कितना दिया हुआ है हमें, 2 मीटर का दिया हुआ है, तो हम इसमें एल की जगह पे 2 पुट कर देंगे, अलग अगर आपको आवाज़ सही है, अपॉन में एम, मास ऑफ द स्ट्रिंग, मास ऑफ द स्ट्रिंग हमें कितना दिया हुआ है, 0 पॉइंट, एक मिनट देखिए मैंने गलती कर दी लिखने में, इसको सही कर लें। ये यहाँ मैंने इसको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिखना था, तो आप इसको मास ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख दें, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है 1, ठीक है, और मास ऑफ द स्ट्रिंग जो है वो हमें गिवन है 0.004, तो आप यहाँ पे लिख दें 0.004। अच्छा, अब आप जब v कैलकुलेट करेंगे तो इसी तरह से पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो यानी क्या करेंगे आप, सबसे पहले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दें, जो भी वैल्यू आएगी कैलकुलेटर के अंदर रखा रहने दें उसको, यानी कि आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, फिर आपने लिखा इक्वल टू, जो भी वैल्यू आपके पास डिस्प्ले होगी, आप फिर डिवाइड का साइन प्रेस करें और उसमें लिख दें 0.004, फिर इक्वल प्रेस करें, तो आपके पास जो भी वैल्यू आएगी वो आप एक दफ़ा लिखना चाहें तो लिख लें, लिखने के बाद फिर उसका स्क्वायर रूट लें, तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मेरे पास कैलकुलेटर है सही, लेकिन उसको मैं अभी देख लेता हूँ कि वो बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ से, एक मिनट रुके, मैं आपको कैलकुलेटर जो है वो शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है।
तो अभी जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में जब हम दूसरा जो कैलकुलेट करने लगेंगे ना न्यूमेरिकल में, इसी का पार्ट जो सेकंड जो पार्ट है वो करने लगेंगे, तो फिर हमें जरूरत होगी, तो मैं कैलकुलेटर वहां से ले लूंगा, जब तक जो लिखा हुआ होगा आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसने कहा था कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफर, एक मिनट रुके, और क्या दिया हुआ है, सेकंड हार्मोनिक की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी हमें फाइंड करनी है, यानी कि F2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला, क्योंकि जाहिर है सारा काम ही फार्मूला का है, तो अब जो मैं जो इसका जो पार्ट यानी कि 2 सेकंड जो पार्ट है जिसमें पूछा है उन्होंने, वो मैं यहाँ सोल्व कर देता हूँ, सही। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है फ्रिक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक का, ये होता है F n इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय V अपॉन 2L, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो L भी हमारे पास है, V हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, और F, ये जो N लिखा हुआ है इसका मतलब ये जो 2 लिखा हुआ है ना जहाँ पे, ये वाला, ये होता है, ये आप यहाँ सेकंड हार्मोनिक है, जैसे आपने लिखा F, यहाँ लिखे आप 2, तो N की जगह यहाँ भी 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय जो V है, V की वैल्यू आपके पास आई है 70, आप इसको 70 लिखें, अपॉन में आपके पास है 2 मल्टीप्लाई बाय L। एक मिनट रुके, मैं पेज को एक्सटेंड कर देता हूँ। फिर हम वापस चलते हैं इसी में, 2014 में भी उन्होंने यही वाला क्वेश्चन आगे भी पूछा हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है हाईलाइटर येलो से, तो यहाँ पे हम इसको लिख देते हैं। देखिए अपॉन में क्या लिखा हुआ है 2L, तो 2 मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग थी वो कितनी थी, 2 मीटर गिवन थी। अच्छा, अब जो आप यहाँ से ये जो क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये भी साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप चाहें तो 2 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से 70/2 का मतलब आ जाएगा 35, तो उसमें कैलकुलेटर की नीड रही नहीं, लेकिन कैलकुलेटर इंशाल्लाह मैं अभी ला देता हूँ हर्ट्स, तो इसका ये आंसर आ जाएगा, यहाँ पे ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से कर लिया। अब इसी में एक ऊपर छोटा सा एक और सवाल इन्होंने पूछा हुआ था, हम उसको भी देख लेते हैं, जो कि इन्होंने क्या कहा हुआ है। एक मिनट क्या, मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, मेरा ख्याल है वो सेम होगा, रिपीट हो रहा होगा जब भी मैंने इसको लिखा हुआ है। ये देखिए इन लिखा हुआ है फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव्स ऑन द स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ ट्रांसफर वेव्स ऑन, ये जो हाईलाइट किया हुआ है ना मैंने येलो से, इसको मैं पढ़ रहा हूँ। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव्स ऑन द स्ट्रिंग एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक, यानी F2 फाइंड करें आप, और दूसरा एंड फोर्थ हार्मोनिक टू विच द स्ट्रिंग विल रेजोनेट, तो ये 2014 में पूछा हुआ था, और सेम ऊपर पूरा सेम दिया हुआ होगा, और यहाँ सिर्फ ये चीज़ें और ऐड कर दी होंगी। आप चाहिए तो 2014 का जो पेपर है उसमें आप ये पढ़िएगा, ये पूरा सेम दिया हुआ होगा, और ये चीज़ें आगे से पूछी होंगी। स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड हार्मोनिक वो भी हम कर चुके हैं, एंड फोर्थ हार्मोनिक, और फोर्थ हार्मोनिक भी यानी फाइंड करना है। तो सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ हार्मोनिक में अगर ये सारी चीजें सेम रहेंगी तो आप क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ना, ये वाला, अगर आप फोर्थ हार्मोनिक यानी 2014 में जो पेपर गिवन है उसके अंदर उसने कहा था फोर्थ हार्मोनिक भी करें, तो आप लिखें Fn इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय V अपॉन 2L, और देखें n की जगह पे आप 4 डाल दें, ऐसे 4, तो n जो यहाँ लिखा हुआ है वो भी 4 हो जाएगा। स्पीड ऑफ द ट्रांसफर वेव्स आपने 70 लिखा हुआ है, अपॉन में आपके पास दोबारा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ, तो ये अपॉन में जो 4 लिखा हुआ है ना, और ये जो 4 लिखा हुआ है, यानी 2 to the 4 और 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो F4 फ्रिक्वेंसी ऑफ द फोर्थ हार्मोनिक आपके पास 70 मीटर पर सेकंड, और सॉरी 70 हर्ट्ज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप 2014 का वो जो पेपर का वो जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या गिवन है देखते हैं। क्वेश्चन है 2018 का, इन्होंने कहा हुआ है कि ब्लॉक है 15 kg का, इज सस्पेंडेड बाय अ स्प्रिंग, स्प्रिंग से वो सस्पेंडेड है, और उसका जो कांस्टेंट है वो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 है, 3 है, और कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, कैलकुलेट, अच्छा मैं दोबारा पढ़ लेता हूँ, ये देखिए, a 15 kg block is suspended by a string constant and meter per second, calculate the frequency of the vibration of the block displaced from its equilibrium। देखें जब उसको वो सस्पेंड किया हुआ है 15 kg का जो है वो ब्लॉक, और जाहिर है स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है तो स्प्रिंग कांस्टेंट से ही सस्पेंडेड किया होगा, तो वो जो एक अभी जो रुका हुआ होगा उसको क्या किया उन्होंने, उस रुकी हुई पोजीशन से हटाया है। जब रुकी हुई पोजीशन से हटाएंगे यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाया है, और फिर उसको रिलीज किया यानी वापस रिलीज किया है, तो आपको कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ आपको कैलकुलेट करनी है,
तो देखिए हमें गिवन क्या है, तो गिवन में आपको एम दिया हुआ है 15 kg का, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है क्या दिया हुआ है, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी कि के, उसकी वैल्यू आपको दी हुई है 5 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। देखिए आपके पास एक आवाज़ आ रही होगी एक मशीन की, वो हमारे बराबर में एक बोरिंग की मशीन लगी है, तो उसमें वो जो है मेरा ख्याल था कि संडे को वो लोग नहीं आएंगे, लेकिन वो संडे में भी आए, तो बहरहाल उसमें थोड़ा सा शोर आपको आ रहा होगा, इसके लिए मैं आपसे जो है वो माजरत चाहता हूँ। और क्योंकि हमारे पास टाइम आउट नहीं है, पेपर हमारा जो है वो करीब ही है बिल्कुल, तो इस वजह से जो है वो ये ज़रूरत है कि इसको क्या कर सकते हैं, कम से कम ही मैंने अपने दरवाजे वगैरह सारे बंद कर रखे हैं बहरहाल। तो 15 kg ब्लॉक इज सस्पेंडेड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट के था। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ब्लॉक डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड देन रिलीज, ठीक है। तो हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी वाइब्रेशन की। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, हमें यहाँ पे इन्होंने ये दिया हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है के, ठीक है। और इसमें हमें पता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होती है ना वो, क्योंकि सिंपल फ्रीक्वेंसी है ये, वो नहीं है कि ट्रांसफर वेव वाली, तो वो 1/T होती है, इसका मतलब अपॉन में टाइम पीरियड आएगा। तो अपॉन में टाइम पीरियड यानी कि ये हमें फाइंड करना है एक तरह से ना, आप यूं कहें फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें टी की भी जरूरत होगी जो कि टाइम पीरियड है, ठीक है। तो टाइम पीरियड भी हमें ज़रूरत होगा, तो कोई मसला नहीं है, हम हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है हम उससे इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि टाइम पीरियड के लिए टी इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये हमारे पास फॉर्मूला है, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन के, ठीक है। हमारे पास के देखिए ये गिवन है, दिया हुआ है उन्होंने हमें, मास भी गिवन दिए उन्होंने यानी कि दिया हुआ है, और इससे हम टाइम पीरियड आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो स्प्रिंग के केस में जो हम टाइम पीरियड फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला ये वाला है, हम इसको ऑलरेडी ऊपर भी चेक कर चुके हैं। तो टी इज इक्वल्स टू 2, पाई की जगह आप लिखें 3.142, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ एम, एम हमारे पास है 15 kg, और अपॉन में आपके पास लिखा हुआ है 5 × 10⁻³ देखिए इससे कभी परेशान नहीं हुआ करें, जैसे ये लिखा हुआ है आप कैलकुलेटर में वैसे भी लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे ये 10⁻³ है ना, तो ये सिंपल 10 × 10 × 10 होता है। तो ये सिंपल आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिखते हैं तो बिल्कुल इस तरह लिख देते हैं, जबकि आप बार बार नहीं लिखते रहेंगे, या फिर आप 1000 लिखते हैं, इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो आप यहाँ से जब इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम इस पूरे टाइम पीरियड को, जब तक कि मैं ये सोच रहा हूँ कि कैलकुलेटर से आपको ला दूं, ऐसे इस तरह से सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, ऐसे भी कर सकते हैं आप, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कैलकुलेटर से आपको सॉल्व करवा दूं। तो इसके लिए मैं कैलकुलेटर लेकर आता हूँ, ठीक है। जब तक ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है, आप इसको क्या करें कि खुद से जो है वो सॉल्व करें, ठीक है। तो इसके लिए मैं जाता हूँ कैलकुलेटर पे, मैंने यहाँ पे स्क्रीन शेयर किया हुआ है आपसे, और एक मिनट रुकिए मैं इसको देखता हूँ, मैं वहाँ से कैलकुलेटर लेकर आता हूँ, आप इसको जब तक सॉल्व कीजिए। अच्छा एक मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ से ये चीज़ वाइट बोर्ड पे लिख के देता हूँ। वाइट बोर्ड पे सिर्फ यही चीज़ आपको लिख के देता हूँ, और फिर मैं आपके सामने क्योंकि कैलकुलेटर यहाँ मेरे पास रखा हुआ है, तो उसको मुझे लाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जब तक मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आप यहाँ से इसको सॉल्व कर लें। तो टी आप यहाँ से देखते हुए इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। तो 2 लिखा हुआ था, ये था 3.142, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ, यहाँ इसके मल्टी, जब कोई साइन नहीं होती तो मल्टीप्लाई होती है, आप इसको यहाँ लिखें। और इसमें जो मास की जो वैल्यू हमें गिवन थी वो थी 5, एक मिनट 5 नहीं, हाँ 15 था, और अपॉन में हमारे पास था 5 × 10⁻³ ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए जब तक मैं जाके और वहां से कैलकुलेटर लेकर आता हूँ। बस मुझे एक मिनट लगेगा, मैं भी आता हूँ आपके पास। तो मैंने आपसे बातचीत की कि जो फार्मूला है वो असल में बड़े इंपॉर्टेंट है। फार्मूला अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसके फार्मूला जो लिख के, इसका तरीका वो ये याद करने का कि आप इसको लिखेंगे, लिख के और जो है वो अपने सामने रखेंगे, एक पेज पे लिख लें, छोटा सा पेज आप लिख लें अपने पास, और वो अपने साथ रखें आप।
जब भी कभी अब काम भी भेजे, कहीं पे काम भी करने जा रहे हैं, तो आप साथ साथ फॉर्मूला को देखते रहें इस वाले यानी चैप्टर के। इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। ये जो है वो तो इस तरह से जो है ये आप याद करने का तरीका यानी कि ये है इसका, ठीक है। अच्छा जनाब, तो आप लोगों को वहाँ से बोर्ड शेयर हो रहा था, वापस मैं आपको स्क्रीन पे लाता हूँ, मेरे कैलकुलेटर यहाँ से वहाँ से जो है वो ओपन कर लिया है, तो मैं आपको स्क्रीन पे वापस ला रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से अब हम स्क्रीन पे वापस आ गए हैं और हमारे सामने कैलकुलेटर लिखा हुआ है। कैलकुलेटर हमारे सामने, इस कैलकुलेटर को हम सिंपल मोड में कर लेते हैं। आप देखिए वैल्यूज हमारे पास ये नजर आ रही है ना। आपके पास आप किस तरह से सॉल्व करते होंगे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको आप यहाँ से यूं करते होंगे, देखिए 15 को आप डिवाइड करेंगे, यानी कि क्या लिखा हुआ है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर, जो आप 5 लिखें, मल्टीप्लाई लिखें, यहाँ पे आप 10 लिख दें, देखें 10 ऐसे 10 लिख दें, और एक पावर जो है ना, पावर देने के लिए आपके पास वेज बना हुआ आता होगा, देखिए कैलकुलेटर टू कैलकुलेटर वैल्यू डिफरेंट होती हैं। इस तरह से 3, मैं जो आपके पास कैलकुलेटर की कोशिश कर रहा हूँ कि उसी कैलकुलेटर की तरह ही हम इसको कर लें। तो ये देखिए मैंने वैसे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू आएगी जो भी आएगी। तो देखिए मैंने इक्वल टू प्रेस कर लिया, ये आ रहा है 3/1000। तो हम इसको लिखते हैं 2 × 3.142 और मल्टीप्लाई बाय 3/1000, ऐसे ऐसे करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो 3/1000 आया है ना, ये पूरा इसका स्क्वायर रूट मुझे लेना है। अब देखिए मैं 3/1000 का स्क्वायर रूट लूंगा, ठीक है, यानी कि इसको मैं लिखता हूँ कि स्क्वायर रूट, और इसमें मैं लिखता हूँ आंसर इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास। अब जो भी वैल्यू आई हुई है ना, इसको मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो मेरे पास, मैं इसको 3 डेसिमल पे लिखूंगा, 0.0547 करके लिखूंगा या 8 करके लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं इसको जैसा है वैसे लिखा रहने दूं और इसको मल्टीप्लाई कर लूँ 3.14 से, 3.142 से, और फिर फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लूँ मैं 2 से, तो यहाँ मेरे पास वैल्यू आएगी 0.344188। देखिए मैं आपको बताता हूँ जो वैल्यू अभी आ रही है, मैं भी इस पर डिस्कस करता हूँ, मैं लिख लूँ फिर आपको बताता हूँ। 0.344, 0.3, मेरा ख्याल है 444 था, कर लेते हैं। हाँ 0.44, ठीक है, 444, बस मैंने 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख दिया ना, बस काफ़ी है इतना। देखिए अब मैं आपसे बात करता हूँ इसी इसी रिजल्ट के ऊपर ना। देखिए होता ये है कि जो एम और के है ना, अब ये डेसिमल में वैल्यूज आ गई थी, तो हम अभी तो आप अभी क्योंकि आप इंटरमीडिएट में हैं, तो अभी आपको इतना केयर करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको अलग कर कैलकुलेट करके 3 डेसिमल पे लिख लें आप, ठीक है। फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर दें 3.142 से, फिर मल्टीप्लाई कर दें 2 से। तो जब बाद में, अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो आप इसको कैलकुलेट कर लें, इतना केयर की आपको जरूरत नहीं है, आप इसको कैलकुलेट कर लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे, तो ये जो डेसिमल की जो वैल्यू जो आप लिखते हैं ना, इसमें इसमें भी आपको जो है वो, अगर कैलकुलेटर के अंदर सिंपल वैल्यू लिखी है, तो जो भी लिखी है उसके कैलकुलेटर के अंदर रहने दें, और फिर उसको इस तरह से मल्टीप्लाई कर लें, तो एक ज़्यादा अच्छा वे है। लेकिन इतना छोटा एरर है कि ये कोई मसला नहीं है, आप आगे बढ़ भी जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही आप लोगों को ये बताया है ताकि अब एंड जो नेक्स्ट जो क्लासेस हो उसमें आपको आसानी, उसमें आपके आंसर जो है वो सही है। अब देखिए एफ इज इक्वल्स टू, हमारे पास एफ, ये टी तो हमारे पास आ गया टाइम पीरियड ना। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है, तो टाइम पीरियड यानी फ्रीक्वेंसी के लिए हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 1/0.344 मैंने लिखा, ठीक है, जो वैल्यू हमारे पास वहाँ आई थी। तो यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। तो एफ की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एफ इज इक्वल्स टू, इसको हम कैलकुलेटर से रख लेते हैं, ठीक है। ये जो भी वैल्यू है, यानी मैं इसको लिखूंगा क्योंकि हमने वहाँ पे 3 डेसिमल प्लेसेस पे लिखा हुआ है, तो 1, इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.344, ठीक है, इक्वल प्रेस करते हैं। यहाँ से आप एस इंटू डी, अगर आप फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, आपके पास वहाँ फ्रैक्शन में लिखा हुआ शायद ना आए ना, आपके पास ऐसे डेसिमल में लिखा हुआ आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो जो वैल्यू आ रही है आपके पास, आप उसको वही लिख दें। तो ये वैल्यू आपके पास आ रही है 2.906, 2.906, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है 3 डेसिमल प्लेसेस पे। तो 2.906, क्योंकि बाद में 9 लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो आप ये जो आखिरी वाला जो डिजिट है ना, ये वाला, इसको आप चाहें तो 7 कर सकते हैं। तो इसी को हम लिखते हैं एफ
इज इक्वल्स टू 2.907, क्योंकि इसके 6 के जो बाद वाला डिजिट है वो 5 है या 5 से बड़ा है। अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो तो जो आखिरी वाला डिजिट होता है, जहां तक आपको जिस डेसिमल प्लेस पर आप लिख रहे हो उसमें आप एक डिजिट बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया जो उन्होंने पूछा था। अच्छा, मैं कहीं पे एच जेड करके उसको काट रहा हूँ, जैसे कि मैं जेड करके, तो कोई इशू नहीं है, आप एच जेड भी लिखते हैं कि भाई इसकी यूनिट है, तो ये वाला आप लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे है क्या जो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और मैं कहता हूँ कि इसमें जो, क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं यहीं पे अगर मैं रोकूं और आगे की तरफ अगली जो वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लाएंगे, तो मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम करेंगे वो क्या है, कौन सा वाला क्वेश्चन है। देखें, स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टैंडिंग वेव्स हैं तो हाँ, ये बताता है कि किस तरह होगा। देखें, एक जैसे कि ये आपने यहाँ एक कोई भी एक वर्टिकल आपने बनाया, यहाँ भी एक वर्टिकल बनाया, इससे आपने एक स्ट्रिंग को जोड़ दिया, ये एक स्ट्रिंग होगा। आप इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में इसका न्यूमेरिकल। तो आपने क्या किया, आपने जब इसको वाइब्रेट किया तो ये इस तरह से करके वाइब्रेशन होगी ना। ये बिल्कुल करेक्ट फिगर नहीं बनी है, लेकिन फिर भी समझने के लिए एक मिनट रुकें, फिर मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सही बना दूँ। तो जब आप बनाएंगे तो यहाँ से ये यूं ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से होके ये ऐसे वापस आता है। अब जो ये यहाँ से भी सस्पेंडेड है, आप वॉल कर सकते हैं इसको या कोई भी वर्टिकल कह सकते हैं। वापस से देखें, ये यूं आएगा और ऐसे करके वापस ऐसे आएगा, तो इस तरह से ये हार्मोनिक्स बन जाएंगे। तो ये अब 3 पे भी चला जाता है। तो स्टैंडिंग वेव का साम है, कहता है स्टैंडिंग वेव्स इज स्टैब्लिश्ड इन अ 135 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। आप देखिए यहाँ पे हमें यूनिट चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि लेंथ को हम मीटर में लेते हैं, ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो सिंपल डाटा में आप क्या लिखें कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यानी कि एल, ये आपके पास है 135 सेंटीमीटर। तो अगेन आप बड़ी यूनिट में जाएंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ता है, तो 135 डिवाइड बाई 100, और अब आप यहाँ मीटर लिख सकते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1.35 करके वैल्यू आपके पास आ जाएगी। और अगर आप कैलकुलेटर से लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, सेंटी, यानी आप इसको मीटर में लिख दें, ठीक है। ये आ गया आपके पास एल, फिक्स है ये एट द बोथ एंड, ठीक है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स इन 4 लूप, अभी तो मैंने 2 बनाए हैं ना, जैसे कि एक बना हुआ है और एक ये दूसरा ये बना हुआ है, तो आप इसको 4 लूप में आगे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास जगह जगह नीचे कम है, तो मैं यहाँ पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म करूंगा। तो ठीक है, तो 4 लूप्स में वो कहता है कि वो जनरेट कर देती है, 4 लूप बनते हैं, यानी कि यहाँ से मैं ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ और ऐसे बनाऊँ, ठीक है। और जी दोनों तरफ से ज्वाइंट है, तो जब यहाँ से वापस से हिट होके ये वापस जब जाएगी तो ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वापस आएगी। क्योंकि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि अच्छा कर सकूं, बहरहाल। तो 4, वो कहते हैं 4 में जो है वो लूप्स में बन जाती है, ठीक है, वाइब्रेट्स करती है 4 लूप्स में, यानी हार्मोनिक्स में। वैन ड्रिवन एट 130, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 की जो वैल्यू है ना, F4 की, वो है 130 हर्ट्स। अच्छा, डिटरमिन यानी इतनी फ्रिक्वेंसी से अगर करें तो 4 लूप में वो कन्वर्ट हो जाती है। डिटरमिन द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वो होती है जो सबसे पहली होती है, जो सिंगल, जैसे अगर लूप बन रहा है ना ऐसे करके यूं, और फिर यहाँ से वापस आएगी, तो ये फंडामेंटल कहलाती है, ठीक है। ये F1 होती है फंडामेंटल। तो अब क्या करें इसमें, हम इसमें जो है सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये देखें तो बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल लग रहा है। हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें फॉर्मूला लिखना है। ये होता है Fn इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई बाय फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी यानी F1। तो अब उसने कहा हुआ था कि 4 की वैल्यू गिवन है आपको, तो आपने सिंपल क्या करना है, फाइंड पहले कितना करना है, आपको 4 की वैल्यू गिवन है तो आप सिंपल 4 की वैल्यू उसमें पुट कर दें, क्योंकि आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड है। तो n की जगह आप 4 रख दें, यहाँ आप 4 रख दें, मल्टीप्लाई करें F1 के साथ, यानी आपको ये F1 रिक्वायर है, ये आपको फाइंड करना है। तो F4 जो था वो कितना इसको किया था 130 पे, 130 पे जब किया, फ्रीक्वेंसी 130 पर जब ले गए तो 4 लूप बनने लग गया ना, तो ये F4 की वैल्यू 130 है। आपने 4 यहाँ रखा, मल्टीप्लाई बाय F1 किया, ये जो 4 है इसको आप डिवाइड कर दें, ये रहेगा 130/4 इज इक्वल टू F1। तो F1 को जब आप 130/4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा होगा वो आ रहा होगा 32.5, तो रहेगा 32.5 हर्ट्स, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है ये।
हर्ट्ज, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये आंसर आ जाएगा इसका। अब देखिए नेक्स्ट में मैं क्या बताने जा रहा हूँ, उसके ये हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है, ताकि आप जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए वीडियो। खैर इसको तो आप रोक रोक के भी देख सकते हैं, वीडियो में तो आसानी हो जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम डायमेंशन के ऊपर बात करेंगे चैप्टर, इसके आगे जो फिफ्थ जो क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद इसी डायमेंशन के, ये 2017 में एक और भी इसी तरह के डायमेंशन के और भी क्वेश्चंस हैं, और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे जो डॉपलर इफेक्ट है उसके जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो इसको मैं यहीं तक रखता हूँ, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात होती है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए इंशाल्लाह मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।